नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट्री टॉपिक से ज़रा हट करके। टॉपिक रहेगा क्लाइमेट चेंज पे। और ये आपके सामने आ गया है। एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ मैं आपके सामने। कैन यू मेंशन व्हाट इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर विच कैन बी कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल द अदर फैक्टर्स एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताइए जो सभी अदर फैक्टर से अलग है और उन सबकी मदर है, यानी कि उन सबको का जन्मदाता है, जो कि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए जिम्मेवार है। तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और उस फैक्टर्स के बारे में बताइए। देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जहाँ तक बात है, दैट इज द मोस्ट प्रेसिंग और मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इश्यूज विच आवर planet is facing today. और these climate change and global warming are very closely linked terms, but they are not the same. याद रखिए, global warming refers to long term rise in earth's average temperature due to higher concentration of greenhouse gases, whereas climate change signifies broader shift इन वेदर पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि आपका राइज इन सी लेवल हो गया, चेंज इन प्रेसिपिटेशन नेचर, आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दे आर ऑकरिंग, क्लाउड ब्रस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लाइमेट चेंज में आ जाती हैं। तो ये तो हो गया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब जो अब आते हैं क्वेश्चन पे जो मैंने आपके सामने पुट अप किया है। तो क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अगर आपके मन में आएगा, आप कह सकते हैं भाई ग्रीन हाउसेज गैसेज जिम्मेवार हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक एयर पॉल्यूटेंट है, सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट है ब्लैक कार्बन, जो कि एक सॉलिड पार्टिकल है, इसको एरोसोल भी कहा जाता है। और जो कि जिसका प्रोडक्शन का मेन रीजन है इनकम्प्लीट कंबस्टन इन बायोमास बर्निंग। जैसे डीजल एग्जॉस्ट में, ये जो डीजल की गाड़ियाँ उसमें ये बहुत एग्जॉस्ट में निकलता है। कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल, यानी कि कोयले से जो खाना बनाते हैं या लकड़ी से जो बनाते हैं, फ्यूल वुड बर्निंग से। ये बायोमास, बायोमास में एग्रीकल्चरल बायोमास आ गया, आपका पराली आ गया। इसी तरह और बहुत सारे एग्रीकल्चरल बायोमास है, उसकी इनकम्प्लीट बर्निंग से, यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्चन। अब ये ब्लैक कार्बन क्या करता है? इट वार्म्स द अर्थ बाई एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सन इन द एटमॉस्फेयर। ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेज की तरह ही एक्ट करता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, जो कि सन वापस जाने नहीं देता है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, एवरेज तापमान को बढ़ा देता है, ग्लोबल एवरेज तापमान को। तो ये ब्लैक कार्बन भी आपका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आजकल के ज़माने में। यू में आल्सो थिंक अबाउट, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई देर इज वाइड स्प्रेड डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत एक सॉलिड रीजन हो सकता है आपके क्लाइमेट चेंज क्राइसिस का। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, आपका फॉरेस्ट दे एक्ट एज सिंक एज वेल एज सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, बिकॉज वट एवर कार्बन इज स्टोर्ड इन दी वुड ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज रिलीज इन टू द एटमोसफेयर। और अगर आप जंगल को ग्रो करते हैं तो दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, दे एक्ट एज सिंक। और ये डिफॉरेस्टेशन इज मेनली ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो कि आपके इक्वेटोरियल लाइन के आसपास जितने कंट्रीज हैं, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज, वहाँ डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा फूड हैबिट्स आप सोच सकते हैं कि जो जो बीफ ईटिंग है या फिर नॉन वेजिटेरियन एटीट्यूड है लोगों का,
उसकी वजह से आपको ये पशु पालने पड़ते हैं। ये एक एग्जांपल है, अमेजन रीजन का 70% 70% डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीफ इंडस्ट्री। आपका डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ आपका पास्चर क्रिएट किए जाते हैं लाइफ स्टॉक के लिए, और ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ रहा है। तो ये एक फूड हैबिट्स भी आपकी जिम्मेवार हैं हम लोगों की, बिकॉज काउज एंड शीप दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसके अलावा मीथेन प्रोडक्शन के लिए भी वो जिम्मेवार है। अबाउट ये एक स्टडी बताती है कि 37% ऑफ टोटल मीथेन इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ काउज एंड शीप, बिकॉज ऑफ देयर डाइजेस्टिव प्रोसेस। और ये मीथेन जो है ये 23 टाइम इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर फॉर इन ओवरऑल वी कैन से वेजिटेरियन हैबिट्स आर बेनिफिशियल फॉर द प्लेनेट। चलो ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फूड हैबिट्स हैं दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। योर माइंड में आल्सो गो टुवर्ड, आप इसके बारे में भी कह सकते हैं कुछ लोग, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, और इसमें सब में ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिसमें पेट्रोल डीजल और गैस यूज होता है, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन। थर्मल पावर प्लांट्स, अपने देश में तो मोर देन 50% ऑफ द electricity is produced in thermal power plants using coal and gas, that is fossil fuels, that is responsible for greenhouse gases production. इसके अलावा वेस्ट जनरेशन, आपका इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज डंप्स आपके बड़े बड़े शहरों में नज़र आते हैं। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है वेयर नॉन ट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज, नॉन ट्रीटेड एफ्लुएंट्स आर डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन द वाटर बॉडी। गार्बेज डंप में आपका इन दोनों ही चाहे गार्बेज डंप हो या पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज हो, इसमें आपका मीथेन प्रोडक्शन होगा। तो दैट इज अगेन ए ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूज में आपका ये केमिकल फर्टिलाइजर दे आर बीइंग यूज्ड, ओवरडोजेज आर बीइंग गिवन इन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये आपका इसमें नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका यूज होता है, दैट इज अगेन नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका 300 टाइम्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसकी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बहुत सारे आपके और रीजन हैं, जैसे रशियन यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल हमास की गाजा स्ट्रिप में चल रही है, या फिर और मिडल ईस्ट में इजराइल औरों से भी उलझा रहता है, कहीं हूती मिलिटेंट्स हैं या ये लेबनान वाले हिजबुल्ला मिलिटेंट्स हैं, ईरान, सीरिया, लीबिया, ये सब क्राइसिस चलती रहती है। लड़ाई में भी आपकी ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन है, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। तो ये दीज आर दी वेरियस रीजन्स। लेकिन मेन फैक्टर बिहाइंड ऑल अबव रीजन्स, इन सब के पीछे अगर आप देखें, अब मैं रियल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो असली रीजन है ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। यानी कि वी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, दे आर रिस्पॉन्सिबल, देयर ग्रीडी नेचर, देयर मटीरियलिस्टिक कल्चर, देयर लाइफ स्टाइल विच इज़ नॉट एट ऑल इको फ्रेंडली। तो ये कुल मिलाकर के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। आपकी आज की तारीख में 8 बिलियन से ज़्यादा आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन है, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल गिवन इट्स करंट ट्रेजेक्ट्री। आपकी ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, दैट पुट्स ए स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज लाइक आपका फूड, वाटर, एनर्जी, लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब आपका किसी भी तरीके से ये 8 बिलियन पॉपुलेशन है, ये आपका सस्टेनेबल बेसिस पे संसार नहीं, ग्लोब नहीं चल सकता है। आपका एवरी काइंड ऑफ ट्रेन इज बीइंग पुट ऑन दी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन ऑन दी अर्थ। आपका इसके बाद कंजम्पशन पैटर्न देख लीजिए, स्पेशली इन डेवलप कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। डेवलप कंट्रीज में आपका चाहे आपका उनकी फूड हैबिट्स को आप देख लीजिए, उनकी एनर्जी कंजम्पशन को देख लीजिए, या मिनरल कंजम्पशन को देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख लीजिए।
तो दिस कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज वो भी आपका बहुत ये भी एक ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। तो इक्वेशन कुल मिला के कह सकते हैं कि द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, टू मैनी ऑफ अस टेकिंग टू मच ऑफ फ्रॉम ए फाइनाइट फाइनाइट प्लेनेट। आपका प्लेनेट एक फाइनाइट है, यानी कि एक आपका एक लिमिटेड प्लेनेट है भाई, उसके में से आप बहुत ज़्यादा वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपका ये क्लाइमेट चेंज क्राइसिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब ये देखिए, हाउ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन मसैकर्ड बाई ह्यूमन्स, किस तरह से बचड़, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का बेड़ा गर्क हुआ है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ये एक मैंने ये कोटेशन लिया है, ये रिसर्च पेपर है, द ह्यूमन इकोलॉजी ऑफ ओवरशूट वाई मेजर पॉपुलेशन करेक्शन इज इनएविटेबल। ये एक वर्ल्ड नाम का एक जर्नल है, 2023 का ये पब्लिश हुआ है, ये नेट पे अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, वाइल होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, while Homo sapiens comprises only 0.01% ऑफ टोटल अर्थली बायोमास। इसको नोट कीजिए, यानी कि 1% का भी 100वां हिस्सा ह्यूमन बींग्स हैं, किसका, टोटल अर्थली बायोमास, यानी कि अर्थ पे जितने प्लांट्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक प्लांट्स, छोटे से लेके बड़े तक जीव जंतु, बर्ड्स भी आ गए, मैमल भी आ गए, इनवर्टिब्रेट भी आ गए, इसमें ये आपके एम्फीबियंस भी आ गए, छोटे से छोटा पैर, ये आपका बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से लेकर बड़े से बड़ा एलिफेंट, जिराफ, सबको इंक्लूड कर लीजिए। तो हमारा जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज ओनली 0.01% ऑफ टोटल अर्थ बायोमास, अर्थली बायोमास। लेकिन द एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन एंटरप्राइज हैज एलिमिनेटेड मोर देन 50% ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल प्लांट बायोमास। 50% से ज़्यादा हमने वाइल्ड एनिमल्स का, चाहे बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, हर तरह के इसमें आ गए, इन्वर्टिब्रेट भी आ गए, उसमें आपके मैमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, एम्फीबियंस भी आ गए, मैरीन फिशेज भी आ गई, और नेचुरल प्लांट बायोमास। इन सब का हमने सत्यानाश केवल ह्यूमन बीइंग ने ही किया है, जो कि सिर्फ 0.01% है टोटल अर्थली बायोमास का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से सिंगल फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का, वो ह्यूमन बीइंग है। और ये इससे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दो ग्राफ मैंने यूनाइटेड नेशन सोर्स से लिए हैं, 2017 के हैं, पॉपुलेशन एंड CO2 एमिशन लेवल। अब आप देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन 1750 से लेकर के 2000 के बीच में, 2015 के बीच में, पॉपुलेशन एंड CO2 एमिशन बिटवीन 1750 टू 2015। अब इसी तरह से ये दिखाता है आपका इसी ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब 1750 क्यों लिया गया, नोट कीजिए इस बात को। 1750, 1750 मीन्स व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी, औद्योगिक क्रांति उसे बोला जाता है। तो 1750 के आसपास इंग्लैंड में शुरू, उसके बाद ये यूरोप के अन्य देशों में फैली, और उसके बाद संसार के दूसरे देशों में फैली। तो 1750 में हमारी जो जनसंख्या थी ग्लोबल, वो 1 बिलियन से कम थी, और 1950 तक आप देखिए ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपकी 1950 तक ये 2.5 बिलियन तक पहुंच गई। इसी तरह से उसी पीरियड में, सेम पीरियड में, यानी कि 1715 से लेकर के 1950, 200 सालों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी आपका ग्रेजुअल हो रहा है, ये पार्ट्स पर मिलियन में, जो कि 290 में 280 ppm था पार्ट्स पर मिलियन 1750 में, ये आपका 1950 के आसपास हो गया लगभग 320 पार्ट्स पर मिलियन, और ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 1950 के बाद आप देखिए किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, और आज ये 2025 में देखें तो 8 बिलियन क्रॉस कर गई है। इसी तरह से उसी ड्यूरेशन में 1950 के बाद ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, नॉट ग्रेजुअल, रैपिड। आपका देखिए 320 ppm से ये आपका आज की तारीख में 420 ppm पर पहुंच गया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन।
यानी कि फ्रॉम दीज टू ग्राफ्स वी कैन कंक्लूड that human population is solely responsible for increase in carbon dioxide level. और पिछले 1950 से लेकर आज ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 मई में, यानी कि पिछले 75 साल में, ड्यूरिंग लास्ट 75 ईयर्स ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड, आपका रफली 2.5 बिलियन टू 8 बिलियन, लगभग 4 साढ़े 3 गुना आपकी बढ़ गई है। और ये भी आपकी इसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में आपका CO2 एमिशन बढ़ गया है। तो फ्रॉम दी टू ग्राफ्स इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेवल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेवल टू दी ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ दी एट ग्लोबल लेवल। तो इन चीज़ों से ये जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे, ये 2 ग्राफ रखे, और ये जो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का ये फाइंडिंग बताया एक रिसर्च पब्लिकेशन का, तो इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि, और ये जब बहुत सारे रीजन जो मैंने लिखे, इनसे बिल्कुल क्लियर है कि आपका ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर मटीरियलिस्टिक कल्चर, देयर ग्रीडी नेचर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। सिंगल मोस्ट फैक्टर अगर कोई आपको कहे कि पिन पॉइंट कीजिए तो दैट इज ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर रिलेटेड पैटर्न ऑफ लिविंग। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज दी टाइप ऑफ वीडियोज फॉर द स्टूडेंट्स हु कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई एम पुटिंग एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको डालता रहता हूँ। और आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।